अभिव्यक्ति और माध्यम पूरी बुक पढ़ना है ना, कोई जरूरत नहीं, इतने प्रश्न पर्याप्त हैं। 7 नंबर कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, टॉपर बनने के लिए एक एक अंक महत्वपूर्ण है। उल्टा पिरामिड जिसमें मुखड़ा, बॉडी, निष्कर्ष अरे एक एक करके बताया जाता है। इस टेबल से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे पढ़ना नहीं है, रटना है। नमस्कार मेरे हिंदी मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं सुमित सिंह तोमर अरिविहान पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भैया आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक, या टॉपिक छोड़िए, हम ये कहें कि एक ऐसी बुक, क्योंकि आपके हिंदी में 3 बुक लगी हुई हैं, आरोह, वितान और अभिव्यक्ति माध्यम। सबसे ज्यादा डराने वाली अगर कोई बुक है हमारे हिंदी में तो वो अभिव्यक्ति माध्यम ही है। बच्चे कहते हैं सर इतना सारा है, समझ में ही नहीं आ रहा, संचार क्या होता है, एंकर बाइट क्या लिखें, किस किस तरीके से प्रिंट क्या है, माध्यम क्या है, कैसे करें। और दूसरा, इतनी मोटी बुक, आरोह और वितान से ज्यादा मोटी, इतनी मोटी बुक, 4-4, 5-5 लाइन के प्रश्न, फिर क्या उनमें समझें, कैसे समझें, सब समस्याएं हैं। अब समाधान क्या है? समाधान है आपके सुमित सर, क्योंकि बस इतनी चीजें आपके लिए लेके आए हैं जो एग्जाम के टाइम के लिए पर्याप्त हैं। बहुत कम समय लेना है, मुझे भी पता है, आपका एक एक टाइम, एक एक सेकंड कीमती है। तो बस इसी विश्वास के साथ, जितना विश्वास आपने हमारे पहले वीडियो में बनाया है उसी विश्वास के साथ आप फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, और मैं गारंटी देता हूं इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं जाने वाला। तो भैया जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो तो आपको वहीं से मिलेंगे ना। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं शुरू करता हूं आज जो हमारा टॉपिक है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि कितने नंबर का एग्जाम में आता है? 7 नंबर। क्या 7 नंबर कोई छोटा आंकड़ा है? बिल्कुल नहीं। 7 नंबर क्या एक एक नंबर हमें टॉपर्स के नजदीक ले जाते हैं, एक एक नंबर हमें टॉपर्स बनाता है। तो 7 नंबर छोटा नहीं समझना है हमको, और बेहतरीन तरीके से हमें पढ़ाई भी करनी है। कैसे प्रश्न आते हैं? 1 नंबर के आते हैं 5 प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको 5 प्रश्न मिल जाएंगे। उसके बाद 2 नंबर का एक प्रश्न आता है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे करके टोटल 7 नंबर हम कवर करने वाले हैं। अब इतना भारी भरकम सिलेबस देखने में ही डर लग रहा है, डरिए मत, बेहतरीन तरीके से मैं एक एक पॉइंट क्लियर करके आपको बताऊंगा। पहला है हमारा जनसंचार माध्यम और लेखन, जिसमें हम बात करेंगे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। दूसरा है पत्रकारी लेखन के विभिन्न स्वरूप और लेखन प्रक्रिया, कौन से पत्रकार होते हैं, फ्रीलांसर पत्रकार क्या होता है, कैसे, हर एक चीज आपको यहीं कवर करवाएंगे। फिर विशेष लेखन क्या होता है, स्तंभ लेखन, कैसी कैसी चीजें होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर जो दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा इसी में, सृजनात्मक लेख, यानी कैसे बनती है कविता, उसके बारे में बात होगा, क्योंकि पिछली साल प्रश्न भी पूछे गए हैं यहां से। उसके बाद नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे लिखें कहानी, कैसे करें कहानी का नाटक में यानी नाट्य रूपांतरण। फिर उसके बाद कैसे बनता है रेडियो नाटक, और नए और अप्रत्याशित विषय के लिए लेखन। तो इतनी सब हमें बात करनी है जो देखने में आपको डरा रही हैं, लेकिन फिर कहता हूं डरना बिल्कुल नहीं है, हमें जी तोड़ मेहनत करनी है और लड़ाई लड़नी है इस अभिव्यक्ति माध्यम से। तो पहला प्रश्न क्या है, फटाफट हम देख लेते हैं। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? जब टीवी पर खबर प्रसारित हो रही है तो उसमें महत्वपूर्ण क्या होगा? विजुअल, नेट होगा, वाइट होगा, या उपरोक्त सभी? आपको पता है विजुअल मतलब वीडियोस, नेट मतलब जानते हैं, वाइट भी मतलब जानते हैं हिस्सा, लेकिन इन तीनों को ही तो मिलाकर सभी चीजें ही तो आपको टीवी पर इंपोर्टेंट हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। भारत में पहला छापाखाना कब खोला गया? भाई छापाखाना मतलब प्रिंटिंग मशीन कब खोली गई? 1556 में। किसने खोली? पुर्तगालियों ने, पता होगा आपको। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1556। भारत में पहला छापाखाना खुला कहां? बंबई, गोवा, दिल्ली या तमिलनाडु? ये प्रश्न वो हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, या वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यानी इंपोर्टेंट हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सर गोवा हो जाएगा, क्योंकि पिछले प्रश्न में हमने बात ही की थी। अगला प्रश्न क्या है? क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का प्रसारण है? भाई क्रिकेट खेली जा रही है, आप देखते हैं कि टीवी पर भी आप देख रहे हैं, वो ग्राउंड में भी खेली जा रही है, तो कैसा होगा? भाई सीधा प्रसारण, एंकर
एंकर पैकेज या फोन, तो क्या होगा, यानी लाइव प्रसारण, जिसे हम क्या कहते हैं, सीधा प्रसारण। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अरविहान ने हमारा संभव 2.0 बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, केवल 40 दिनों में आपका पूरा सिलेबस करवा रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं केवल आकर के आप बैठ जाइए बैच में, बैठ करके आपको हर एक चीज हम खुद करवा रहे हैं एक एक करके। और ये जो इंपॉर्टेंट है, कैसे करनी है, कैसे करेंगे और कैसे आपको मेहनत करनी है, कैसे रिवीजन करना, एक एक बात की हमारी और आपकी चर्चा होगी। तो मैं फिर कहता हूं समय बहुत कम बचा है, बहुत सीमित है, एक बेहतर डिसीजन आपको बेहतर परसेंट की तरफ ले जाने वाली है। तो अब हम बात करते हैं मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई। मुद्रण की शुरुआत सब जानते हैं, चीन से हुई। प्रश्न रट लेना, यहीं से आएंगे और इंपोर्टेंट है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। भारत में पहला छापाखाना वो आता है ऑब्जेक्टिव में, ये फिलिंग द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान में। तो कहां खोला गया, गोवा में खोला गया। रेडियो में डॉट 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 से संचालित माध्यम माना जाता है, किसके लिए भाई, श्रोताओं के लिए। रेडियो को आप सुनते ही तो हैं, देखते तो नहीं है ना, रेडियो में जो खबरें आती हैं क्या करेंगे, सुनेंगे। तो सुनने के लिए क्या, श्रोता का तो प्रयोग होगा ना, तो वही रेडियो में होता है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं, सही है क्या। अब भाई जो पढ़े लिखे नहीं है वो कैसे किसी चीज को पढ़ेंगे, तो ये तो असत्य हो गया। बिल्कुल, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, स्वयं विचार करने का साधन भी है। एकदम सही बात है। रेडियो श्रव्य माध्यम है, क्या रेडियो सुना जाता है, सत्य है। रेडियो को सुनते ही तो रेडियो में कहां कुछ दिखाई देता है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, सही। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, बिल्कुल सही। एक रेखीय माध्यम वो होता है जहां से आप एक तरीके से सिग्नल प्राप्त करते हैं, कोई बात लेते हैं। और द्विरेखीय मतलब जहां दोनों तरफ से बातचीत हो, दोनों तरफ से सिग्नल प्राप्त होने क्या कहते हैं, द्विरेखीय माध्यम। जैसे इंटरनेट, आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, वहां से आपको उसका जवाब आता है, वो कैसा हो गया, द्विरेखीय माध्यम हो गया। रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है, क्या बहुत शब्द होते हैं, बिल्कुल नहीं। रेडियो और टीवी में सरल शब्द होते हैं, कठिन होंगे तो कौन देखेगा। चलिए आ जाते हैं एक प्रश्न पर, प्रमुख जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं। भाई जनसंचार, कम्युनिकेशन, कौन कौन से माध्यम है, प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट माध्यम। अभी घबराना मत, जनसंचार के बारे में आपको बताएंगे भी क्या होता है। घटना स्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं, लाइव, जो अभी हमारी बात हुई थी क्रिकेट मैच की। अब आ जाते हैं, आपने कहा सर जनसंचार की बात तो कर रहे हो, जनसंचार होता क्या है, तो यह है जनसंचार। जनसंचार वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सूचना, विचार, समाचार या संदेश को एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जाता है। जनसंचार मतलब लोगों का कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत, कैसे, बहुत बड़ी संख्या में। हम और आप बैठ करके संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर माइक है तो माइक के माध्यम से करोड़ लोग सुन तो रहे हैं। टीवी है, टीवी के माध्यम से करोड़ लोग देख रहे हैं। अगर प्रिंटिंग मशीन है तो प्रिंट के माध्यम से वो चीज छप रही है, अखबार वगैरह जो भी कुछ हो, उसको हजारों करोड़ लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे ही रेडियो, टेलीविजन, ये सब क्या है, जनसंचार के माध्यम, क्योंकि बड़ी संख्या में एक दूसरे की बात वहां तक पहुंचाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें जनसंचार कहते हैं। जनसंचार माध्यम के प्रमुख प्रकार लिखना है, तो पहला क्या है, प्रिंट प्रकार, अभी हमने आपको बताया। दूसरा रेडियो, रेडियो से भी बातचीत पहुंचती है। तीसरा टीवी और चौथा इंटरनेट। ये चारों ही जनसंचार के प्रमुख प्रकार हैं। प्रिंट माध्यम क्या है, प्रिंट क्या है भाई, कभी गए हो फोटोकॉपी कराने, वही है। ये पुराना वाला प्रिंट है, नया वाला प्रिंटर है, वही प्रिंट माध्यम है। तो लिख दो परिभाषा के रूप में, यदि किसी सूचना या संदेश को लिखित माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, में प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या है प्रिंट मीडिया, कि किसी सूचना को लिखित माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही प्रिंट माध्यम है। इतना लिख दो, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल पूछे, मैगजीन, जर्नल, दैनिक अखबार, जैसे दैनिक भास्कर हो गया, आपका नवभारत टाइम्स हो गया, जो भी हो, सब क्या है, प्रिंट माध्यम के ही भाग हैं। अगला प्रश्न, मुद्रित माध्यम में लेखक के लिए ध्यान रखने की प्रमुख बातें देख लीजिए। 2022 और 24 में 2 साल पूछा गया है, 26 में मैं गारंटी के साथ पूछता हूं, कहता हूं ये प्रश्न बनेगा, तो याद रखिएगा इस बात को। तो क्या है, मुद्रित माध्यम में लेखक के लिए ध्यान रखने योग्य कौन सी बातें हैं, तो कौन कौन सी है। अब कोई चीज छप रही है तो कौन कौन सी बातें छपेंगी, तो सबसे पहले तो भाई भाषा वर्तनी, कोई गलत ना छप जाए, गलत ना लिख जाए। व्याकरण, हिंदी का व्याकरण का प्रयोग या इंग्लिश में लिखी हो तो इंग्लिश का व्याकरण का प्रयोग हुआ है या नहीं, या शैली, उसके कहने का तरीका कैसा है, ये तो आवश्यक है ना। इससे समय सीमा, ज्यादा बड़ी खबर भी ना हो कि लोग पढ़े ही ना, बोर हो जाएं, और आवंटित जगह के अनुसार
का पालन करना आवश्यक है। जहां स्थान है वहां जगह लिखा है, वहां जगह लिखी गई है या नहीं। मुद्रित माध्यमों में लेखन के सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाना आवश्यक, मतलब एक लय तो होनी चाहिए। कोई पढ़ रहा है, उसकी रुचि हो पढ़ने में, लय हो तो ही, नहीं तो बोर हो जाएगा वो। तो क्या है, तारतम्यता आवश्यक बिल्कुल है। तो क्या है अगला प्रश्न, रेडियो समाचार की संरचना किस शैली में होती है, स्पष्ट करें। तो रेडियो समाचार की संरचना मोस्ट इंपोर्टेंट है, उल्टा पिरामिड। लिख लीजिए और रट लीजिए, मैं कहता हूं कॉपी पेंसिल निकाल के इसको लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि उल्टा पिरामिड शैली आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है और बार बार पूछते हैं रेडियो पिरामिड की कौन सी संरचना है, तो कौन सी है, उल्टा पिरामिड शैली में होती। बताएंगे आपको क्या होती है उल्टा पिरामिड शैली, अभी आगे देखते हैं। यह समाचार लेखन की सबसे क्या है, लोकप्रिय शैली और प्रभावी शैली है। समाचार के आरंभ में ही उस विषय की पूरी जानकारी दे दी जाती है। किसमें, उल्टा पिरामिड। सबसे बड़ी हेडिंग होगी जिसमें पूरी जानकारी होगी, जैसे भारत ने 50 साल बाद जीता वर्ल्ड कप, जो पूरी बड़ी खबर होगी, पूरी जानकारी वहां दे दी जाएगी। फिर घटते क्रम में धीरे धीरे उन खबरों को बढ़ाते हुए अंत किया जाता है। इंट्रो खबर का अहम हिस्सा होता है। भाई मेन हिस्सा तो इंट्रो ही है, अगर इंट्रो नहीं होगा तो फिर खबर पढ़ेगा कौन, है ना। जैसे इस साल भी अरबिहान के बच्चे ने किया टॉप, ये क्या है, ये मुख्य बॉडी है, मुख्य इंट्रो है। ठीक, आगे आते हैं। रेडियो माध्यम में लेखक के ध्यान रखने की प्रमुख बातें कौन सी हैं। अब रेडियो है, कौन सी बातें ध्यान रखी जा सकेंगी। पहली, रेडियो को लाइव भी सुना जा सकता है। भैया रेडियो को लाइव ही तो सुनते हैं, अब कहीं और कैसे क्या कर लेंगे, तो लाइव सुना जा सकता है। जो सामने कह रहा है उसको आपको सुनना है और कभी भी नहीं सुना जा सकता, नेटवर्क नहीं मिले फिर कैसे सुनेंगे। दूसरा, रेडियो सामग्री का लेखन स्पष्ट एवं सटीक होना चाहिए। जो भी चीज हो, जो भी लिखा गया हो, कैसा हो, स्पष्ट हो। क्योंकि अगर गलत लिखा है और आप सुन लेंगे तो आप कहेंगे सर ये गलत है, तो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट एवं सटीक। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी गुमराह करने वाला या अरुचिकर हुआ तो श्रोता तुरंत रेडियो बंद कर देगा। अगर गलत बात है कोई भी ऐसी जो श्रोता को अच्छी नहीं लग रही है, उसके हाथ में है, बटन दबाया, रेडियो बंद, फिर क्या वो सुनेगा, नहीं। तो इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है। चौथा, प्रसारण सुनते समय रेडियो के पास रहना जरूरी है। रेडियो धरा है 2 किलोमीटर दूर पे, कैसे सुनेंगे, तो पास में रेडियो रखना आवश्यक है। ठीक, आगे आते हैं। टेलीविजन माध्यम क्या है, इसमें लेखन के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो टेलीविजन जनसंचार का एक कैसा है, सशक्त माध्यम है। इसके अंतर्गत दृश्य और श्रव्य, मतलब टीवी में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लेकिन रेडियो में केवल देख सकते हैं। माध्यम का किसी सूचना प्रसारित की जाती है। कौन कौन से चरण होंगे, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज आपने देखी होगी, कोई भी खबर आती है नीचे लिखा रहता है ब्रेकिंग न्यूज। दूसरा, ड्राई एंकर। तीसरा, फोन इन। चौथा, एंकर विजुअल। पांचवा, एंकर वाइट। छठवां, लाइव। और सातवां, एंकर पैकेज। अभी एक एक करके सब आपको बताए जाएंगे जो इंपोर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक, आ जाते हैं। पहला, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज से क्या आशय है। देख लीजिए, ब्रेकिंग न्यूज जब आपके टीवी में आती है, लगातार तीसरी साल अरबिहान ने एमपी बोर्ड में दिया टॉपर। और क्या है, अरबिहान के 100 छात्राओं ने एमपी बोर्ड में 95% से अधिक अंक प्राप्त किए। जो मेन खबर दिखाई जाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज। 2025 में ये आपका पूछा गया है। तो कम से कम शब्दों में सिर्फ सूचना देने के लिए बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है, ड्राई एंकर का अर्थ बताइए। ड्राई एंकर क्या है, देख लीजिए। कुछ एंकर कुछ चीजें बताता है, कौन कौन सी, सुनिए। इसमें एंकर खबर के साथ खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है, कहां, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर सूचना पहुंचाता है। मतलब ड्राई एंकर वो कि जो खबर रिपोर्टर ने वहां से बता दी है जहां घटना घटी है, और इसमें कोई भी घटना के दृश्य नहीं आपके पास पहुंचे, केवल वो आपको रिपोर्ट मतलब बता रहा है बोल करके, वो क्या कहेगा, ड्राई एंकर कहेगा कि कैसी घटना घटी, कहां घटी, किस तरह से घटी। इसमें एंकर के बस याद, उसमें केवल घटना के दृश्य नहीं मिलते हैं, जो फोटो वगैरह घटना की होती है वो क्या कहलाता है, ड्राई एंकर के रूप में आता है। एंकर बाइट का अर्थ क्या होता है, देख लीजिए। एक एंकर किसी व्यक्ति से पूछ रहा है, यही एंकर बाइट है। कैसे, किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही, पहले तो सूचना देगा, दूसरा यहाँ क्या है, उसके फोटो भी दिखाए जाएंगे। इस घटना के विषय में प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर
और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। इसे ही पत्रकारिता क्षेत्र में एंकर बाइट कहते हैं। मतलब बाइट का तो कोई छोटी खबर, जैसे सामने कोई प्रत्यक्षदर्शी खड़ा है, आपने पूछ लिया बताइए आपने क्या देखा, यह एंकर बाइट के अंतर्गत आएगा। तो ऐसी खबरों को हम क्या कहते हैं? एंकर बाइट कहते हैं। अगला प्रश्न, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट की दो सीमाएं लिखिए। सीमाएं मतलब कमियां। ठीक, इंटरनेट विश्व भर में कंप्यूटर और सर्वरों से जुड़ा हुआ नेटवर्क है। ये परिभाषा रख लीजिए। इंटरनेट विश्व भर में कंप्यूटर और सर्वरों से जुड़ा हुआ क्या है? नेटवर्क है, जो जानकारी के आदान प्रदान, संचार, ऑनलाइन सेवाओं और विभिन्न डिजिटल संसाधनों तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। फिर क्या कहते हैं? इंटरनेट की सीमाएं। अब क्या क्या सीमाएं हैं? मानव की निजी पहचान खतरे में है। आजकल जो आ रहे हैं ना, आप लोग अच्छे अच्छे कपड़ा पहना लेते हो, किस पर? गूगल जेमिनी पर, और भी नई चीजें हैं जिनका यूज कर रहे हो। तो याद रखना, जो कपड़े एप्लीकेशन या जो भी एआई है वो कपड़े पहना सकता है, वो कपड़े उतार भी सकता है। इसलिए उतना ही ज्यादा खतरनाक है जितना ज्यादा आप यूज कर रहे हैं। मैं कहता हूं सोच समझ कर उस चीज को आप यूज करिए। दूसरा, इंटरनेट का दुरुपयोग होता है। ये क्या है? दुरुपयोगी तो है, कोई चीज आपने घटना दी, उसका किसी व्यक्ति ने दूसरे तरह दुरुपयोग कर लिया, गलत तरीके से प्रयोग कर लिया, उसे क्या कहेंगे? इंटरनेट का दुरुपयोग। और साइबर अपराधी, आजकल आप खबरें भी सुन रहे हैं कि कैसे कैसे साइबर ठगी हो रही है, लोगों को डिजिटल अरेस्ट तक कर लिया जाता है। आपसे कहा जाता है कि आपके बैंक की ओटीपी आई है, फोन लगा के बताइए। तो ये सब चीजें आपको नहीं करना है, क्योंकि सरकार और पुलिस वाले कभी भी आपको फोन लगाकर नहीं बताते हैं कि ओटीपी वगैरह कुछ भी। तो आप याद रखिए और सतर्क रहिए, ये सब साइबर ठगी के अंतर्गत ही तो आता है, तो इसको याद रखना है आपको। अगला क्या है? इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता ऑनलाइन लेखन प्रक्रिया है। मतलब जो भी चीज आप ऑनलाइन लिखते हैं वो इंटरनेट पत्रकारिता के अंतर्गत आता है, जिसमें पत्रकार अपने लेख को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। जब हम किसी न्यूज या लेखन सामग्री को ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं, उसका आदान प्रदान करते हैं, तो उसे इंटरनेट पत्रकारिता कहा जाता है। आप चाहें तो यहां से लेकर के यहां तक याद कर लें, ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। मतलब इंटरनेट पर पत्रकारिता को ही इंटरनेट पत्रकारिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं या पाठक को बांधकर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, रेडियो माध्यम और टीवी माध्यम में से कौन सा अच्छा? अच्छा, आप एक बात सुनो, आप कहीं पर आपके यहाँ प्रिंटर है, दूसरा आपके यहाँ पर रेडियो है, तीसरा आपके यहाँ पर टीवी है, तो तीनों में से आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? आप कहेंगे सर टीवी, मैं टीवी में ही सब कुछ देखता हूं। तो सीधा वही आंसर लिखना है कि श्रोताओं या पाठकों को बांधकर रखने की दृष्टि से प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन में सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है? टीवी माध्यम है, क्योंकि टीवी पर ही तो आप गेम देखते हैं, समाचार देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, वो क्या है? टीवी माध्यम कहलाता है। आ जाते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, पत्रकारी लेखन के विभिन्न स्वरूप। बिना टाइम गवाए इस पर हम बात करते हैं। समाचार लेखन की शैली कौन सी है? फटाफट बताइए कौन सी है? सीधी पिरामिड, उल्टा पिरामिड, आली पिरामिड या तिरछी पिरामिड? हम बात कर चुके हैं, उल्टा पिरामिड शैली ही समाचार लेखन की प्रमुख शैली है। अखबार की अपनी आवाज क्या है? फीचर लेखन, संपादकीय, विशेष लेखन या स्तंभ लेखन? तो अखबार में एक पृष्ठ होता है, आप लोग दैनिक भास्कर में जाकर पढ़िए, उसमें लिखा होता है संपादकीय, जिसमें कोई विशेष व्यक्ति अपने पूरा विचार विमर्श करता है किसी विशेष विषय के बारे में। तो उसको किसके अंतर्गत आएगा? संपादकीय के अंतर्गत। संवाद लिखते समय गायब हो जाता है कौन? लेखक। भाई लेखक जब दो व्यक्ति की बात करेगा तो उसमें वो खुद गायब हो जाएगा। जैसे किसी दो व्यक्तियों की बात, संवाद, जैसे तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो जब वो लिखेगा तो उसमें खुद को हटा लेता है और अपने आप को भी लिखेगा, तो लेकिन संवाद के रूप में। तो सबसे पहले उसमें क्या? लेखक ही गायब हो जाएगा। 2023 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विशेषीकृत रिपोर्टर, रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को क्या कहते हैं? जो विशेषीकृत हैं, मतलब स्पेशल रिपोर्टिंग करते हैं। बेसिक सी बात है, विशेष संवाददाता कहा जाएगा, उसमें नाम ही विशेषीकृत आ रहा है। फिर क्या है? हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? तो आपको पता है, वेब दुनिया के माध्यम से हुई। नहीं पता तो याद कर लीजिए, क्योंकि 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है? संपादकीय को डॉट डॉट की आवाज माना जाता है। किसकी? अखबार की। मैंने अभी कहा कि अखबार में पृष्ठ खोलिए, एक संपादक का भी पेज होता है, तो संपादकीय की आवाज किसको माना जाएगा? अखबार की आवाज माना जाएगा। अब आ जाते हैं प्रश्न पर। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, स्वयं विचार करने का भी माध्यम है। बिल्कुल, अपन कोई चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भाषा के द्वारा ही तो कर रहे हैं। भाषा वो जो मैं बोल रहा हूं, अभी आपसे हिंदी में बात करूं, वो क्या है? अपनी चीज को रिप्रेजेंट करना, व्यक्त करना, वही तो भाषा कहलाएगी ना। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य। संपादकीय को अखबार की अपनी आवाज माना जाता है, अभी पढ़ के आए हैं, बिल्कुल सत्य है।
पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि कोई भी घटना हो रही है तो पत्रकार उस घटना को जल्दी जल्दी लिखकर ही तो अखबार में छपवाएगा, तो जल्दी में लिखा गया साहित्य ही तो होता है पत्रकारिता। बिल्कुल सही जवाब है। आगे आ जाते हैं। किसी घटना, समस्या या मुद्दों की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? विशेष रिपोर्ट के रूप में उसे जाना जाता है। मूक नायक जनता पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। क्यों? डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, क्योंकि अंबेडकर जी का हमारे आरओ में एक चैप्टर लगा हुआ है, तो उनकी एक पत्रिका है, हमें याद रखना है। एक तो मूक नायक है, दूसरी जनता, दो पत्रिकाएं हैं, दोनों के ही आपको नाम याद रखने हैं। अगला है समाचार लेखन के 6 ककार लिखिए। 6 ककार कौन से हैं? क्या, घटना कैसे क्या घटी, कौन इन्वॉल्व था घटना में, कहां घटी, कब घटी, क्यों घटी और कैसे घटी। तो ये सब चीजें 6 ककार के अंतर्गत आती हैं, याद कर लीजिए, पूछा गया है प्रश्न ये। अगला क्या है? समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो क्या है? क्लाइमैक्स। भाई जब आप कोई मूवी भी देखने जाते हैं तो सबसे लास्ट में तो सोचते हैं ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वही तो क्लाइमैक्स हुआ ना। ऐसे ही समाचार पूरे देखेंगे तो कुछ तो निष्कर्ष पर निकलेंगे ना, कहीं तो कंक्लूजन पर जाएंगे, उसे ही क्या कहेंगे? क्लाइमैक्स कहा जाता है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को क्या कहते हैं? अखबार की आवाज। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है संपादकीय का, तीसरा प्रश्न है ये, याद रखना, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है संपादकीय। अब पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? फ्रीलांसर पत्रकार को परिभाषित करिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो पत्रकार कितने? 3 प्रकार के होते हैं। पहले पूर्णकालिक, दूसरे अंशकालिक और तीसरे कौन से होते हैं? फ्रीलांसर। तीनों ही इमेज के माध्यम से बताए हुए हैं। एक मीडिया कंपनी में नियमित नौकरी और तय वेतन मिलता है। भाई पूर्णकालिक का मतलब क्या था? ऑल टाइम। जैसे आप कहीं जॉब करते हैं, बस जॉब में 8 बजे से लेकर के रात में 8 बजे तक की जॉब 12 घंटे कर रहे हैं, तो आप कैसे हो गए? पूर्णकालिक हो गए, महीने में आपको नौकरी मिल रही है। दूसरे क्या होते हैं? फ्रीलांसर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अंशकालिक। वो दूसरे क्या होते हैं? पार्ट टाइम, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अंशकालिक पत्रकार। अब पार्ट टाइम का क्या मतलब होता है? अंशकालिक समय के लिए तथा फुल टाइम की तुलना में कम। मतलब फुल टाइम पूरे 12 घंटे की ड्यूटी मान लीजिए, तो अंशकालिक को मान लीजिए 6 घंटे की, 7 घंटे की। कुछ समय के लिए आए, जैसे हाफ टाइम के लिए कुछ समय के लिए आए और कुछ तय वेतन उनको मिल गया, लेकिन पूर्णकालिक से कम वेतन मिला। तीसरे होते हैं फ्रीलांसर, यानी कि फ्रीलांसर पत्रकार, यानी कि मुक्त होते हैं ना, कोई मतलब नहीं ऑफिस जाना है कैसे, इनको कोई काम मिल गया, इन्होंने वो काम कर दिया, मतलब किसी एक चैनल से बंधे हुए नहीं है। आज तक में भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जी न्यूज पर भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दैनिक भास्कर के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसी एक से बंधे हुए नहीं है, कहीं एक जगह ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे पत्रकार को क्या कहा जाता है? फ्रीलांसर पत्रकार कहा जाता है। तीनों ही समझ लिए। समाचार लेखन में किन सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है? आपको पता है जो 6 ककार होते हैं उन्हीं की बात की जाती है। पहला ककार क्या है? क्या मतलब घटना की स्थिति, घटना कहां, क्या मतलब कैसी घटी, वही स्थिति मतलब क्या हुआ है आखिर कि ये घटना घटी, तो उसे क्या कहते हैं? क्या। दूसरा कब, घटना का टाइम क्या है, किस तरीके से घटना घटी, वो तो अभी आएगा लेकिन टाइम पूछा जाएगा। तीसरा स्थान, कहां, कौन सी जगह घटना घटी, कहां, क्यों, मतलब कारण क्या था घटना घटने का कि ऐसी घटना घटी। हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है ना। आप अभियान से जुड़े हैं तो क्या रीजन है कि यहाँ की टीचर बेस्ट है, यहाँ आपको हर चीज बेहतरीन तरीके से करवाई जा रही। ऐसे ही इसमें क्यों, फिर क्या है कौन, घटना का कारक करने वाला मतलब किसने किया, जैसे कौन पढ़ा रहा है आपको, अभियान के टीचर, तो वो हो गया कौन, और कैसे, मतलब आप पूरा विवरण दिया जाएगा कि हमारे सुमित सर हिंदी पढ़ाते थे, उनकी हिंदी हमें बहुत अच्छी समझ में आती थी। एक आध बात तो बोल सकते हैं ना, तो बस इन बातों का हमें जवाब देना होता है। अगला क्या है? पत्रकारी लेखन क्या होता है? समाचार माध्यमों से काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूप का इस्तेमाल करते हैं। क्या? लेखन के विभिन्न रूप का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पत्रकारी लेखन कहा जाता है। पत्रकारी लेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के, ये लिखा हुआ है, एक तो समाचार लेखन, दूसरा फीचर लेखन, तीसरा विशेष रिपोर्ट लेखन, चौथा संपादकीय लेखन, पांचवा स्तंभ लेख, छठवां लेख टिप्पणी और लेखन, सातवां साक्षात्कार लेखन। सब याद नहीं करने, कुछ इंपोर्टेंट हैं, अभी बताते हैं, घबराना मत बिल्कुल। अगला क्या है? अब पत्रकारी लेखन में कौन का भी, जितने भी लेखन, इन सब में इंपोर्टेंट चीज क्या है वो फैक्ट आपके लिए लेकर आए हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं। समाचार लेखन सबसे पहले पूछा जाता है किस शैली में लिखा जाता है, तो आप कहेंगे उल्टा पिरामिड शैली में। प्रश्न पूछा जाएगा समाचार लेखन किस शैली में लिखा जाता है, आपका आंसर क्या होगा?
उल्टा पिरामिड शैली। दूसरा, फीचर लेखन कौन सी शैली में लिखा जाता है, याद कर लीजिए, आत्मपरक शैली में। कोई फीचर लिखेंगे तो खुद से ही तो लिखेंगे आत्मपरक शैली, उसे क्या कहा जाता है, आत्मपरक शैली। तीसरा है विशेष रिपोर्ट लेखन, इसके लिए कौन सी शैली है, उल्टा पिरामिड शैली। संपादकीय लेखन, इसको अखबार की अपनी आवाज माना जाता है, क्या है, अखबार की अपनी आवाज, ऐसा लिख लो, माना जाता है। ठीक, नहीं आप कहेंगे सर ये कौन सी शैली है, तो संपादकीय लेखन को क्या, अखबार की अपनी आवाज माना जाता है। स्तंभ लेख, ये क्या है, ये विचार परक लेखन है, मतलब जब विचार विमर्श करके यहाँ बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है, स्तंभ लेख के अंदर पढ़ाएंगे स्तंभ लेख क्या होता है, क्वेश्चन है आपके में, डरना मत बिल्कुल। फिर साक्षात्कार लेखन, इसके लिए इंटरव्यू, भाई साक्षात्कार को क्या बोलते हैं, इंटरव्यू तो बोलते हैं, तो उसे इंटरव्यू शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, जो लेख लिखा जाता है वो मय शैली में मुद्दे या विचार विमर्श पर चर्चा की जाती है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं प्रश्न पर, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, तो क्या है, रिपोर्ट का संबंधित प्रकरण पर ही केंद्रित होना अपेक्षित रहता है, मतलब कोई भी रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वही प्रकरण जो घटना उसी के बारे में तो लिखेंगे, कोई दूसरी तो नहीं लिखेंगे, तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, यदि किसी विषय विशेष पर रिपोर्ट लिखी जाना है तो उसमें संबंधित तथ्यों, कारणों और सामग्री आज तक ही सीमित रखना चाहिए, मतलब जो घटना है, जो रिपोर्ट है, जिस बारे में लिखी जा रही, जिस विषय में लिखी जा रही है उसी के बारे में लिखना है, इधर उधर नहीं भागना। ठीक, और इसमें प्रकरण को एक सूत्र की तरह प्राप्त तथ्यों में पिरोया जाता है, जिससे प्रकरण अपने आप में स्पष्ट हो जाता है, मतलब कि जिस विषय में हमें रिपोर्ट लिखनी है उसी विषय के अंतर्गत पूरी बात करनी है, इधर उधर ना घूमना है, उसे क्या कहेंगे, विशेष रिपोर्ट कहते हैं। संपादकीय लेखन क्या है, संपादकीय पृष्ठ को समाचार पृष्ठ का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है, अखबार रखता है, लेकिन किसके माध्यम से, लेखकों के द्वारा, इसे संपादकीय लेखन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, अब कौन आ गए, जो विशेषज्ञ उस विषय पर जानते हैं, जैसे पर्यावरण की बात होगी तो किसी पर्यावरण के जानकार को ही तो बुलाया जाएगा, अगर मान के चलिए कोई वैज्ञानिक बात होगी तो किसी वैज्ञानिक को बुलाया जाएगा, जिस विषय में बात होगी उसके स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ को बुलाया जाएगा, तो वही विशेषज्ञ है, तो भाई विशेषज्ञ क्या कहेगा, अपने लेख के रूप में प्रस्तुत करेगा, विचार अपने रखेगा, उन्हें क्या कहते हैं, संपादकीय लेख कहते हैं, सिंपल सी बात है। फीचर क्या है, अब फीचर क्या होता है, फीचर वह होता है जो उचित विषय पर आधारित हो, किसी एक विषय पर आधारित होना, आकर्षक रूप से तथ्यों को प्रस्तुत करे, शैली में शालीनता हो तथा पत्र पत्रिकाओं में अपनी पहचान बनाए। जैसे एक फीचर दे रखा है जीव जंतु संबंधित फीचर, एक सब्जेक्ट, एक विषय ले लिया हमने, अब उस पर एक व्यक्ति अपनी राय रख रहा है कि जीव जंतु संबंधित क्या बातें होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे, फीचर कहते हैं। ठीक, स्तंभ लेखन से क्या आशय है, स्तंभ लेख अखबार में लिखा जाने वाला क्या है, विचार परक लेख है, याद रखना इंपोर्टेंट है, पूछ देंगे एमसीक्यू में, स्तंभ लेख क्या है, विचार परक, आत्मपरक, भाव परक, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे आपको ऑप्शन दे देंगे, तो आपको क्या लिखना है, विचार परक, जिसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। कुछ लेखक अपने खास सोचने की दिशा के लिए जाने जाते हैं, उनकी अपनी एक शैली भी विकसित हो जाती है, ऐसे लेखक की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें क्या करते हैं, नियमित रूप से स्तंभ लिखने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो क्या है, किसी भी विचार परक शैली में कोई भी बात रखना वो क्या रहेगा, स्तंभ लेख के अंतर्गत आएगा। विशेष लेखन से क्या आशय है, अखबारों के लिए समाचार पत्र के अलावा क्या, खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन आदि विभिन्न क्षेत्रों और विषयों से संबंधित घटनाएं आदि के लेखन को विशेष लेखन कहते हैं। पत्रकारिता में इसे क्या कहा जाता है, बीट लेखन। अब को प्रश्न पूछ देगा विशेष लेखन का अन्य दूसरा नाम क्या है, आपका आंसर होगा सर बीट लेखन। अब विशेष लेखन क्या है, अखबार का काम क्या है, अखबार का काम है घटनाओं को बताना, लेकिन जब कोई भी घटना अखबार किसी और घटना के अंतर्गत ना हो, जैसे मान के चलिए सिनेमा के अंतर्गत हो, आज सलमान खान का 50वां बर्थडे है, 7वां बर्थडे है, वो भी छाप दिया, क्या आवश्यकता थी आपको बताने की, लेकिन जब अखबार पढ़ रहे हैं तो हर विषय की, हर संबंधित पहलू की जानकारी आपको आवश्यक है, तो किसी विशेष विषय पर वो लेखन लिखा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विशेष लेखन। अब आ जाते हैं प्रश्न पर, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है, चित्र बनाइए, लिखा हुआ है और 2024 में एज इट इज ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्या है शैली, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली है उल्टा पिरामिड शैली, रट लीजिए उल्टा पिरामिड। पिरामिड आपने सीधे तो देखे होंगे ना, पिरामिड आपने सीधे पिरामिड देखे होंगे, कैसे होते हैं, ऐसे, मिस्र के पिरामिडों का आपने नाम तो सुना होगा, ये बोलते हैं सीधे पिरामिड। अब जब इसको उल्टा करके रख देंगे तो क्या हो जाएगा,
उल्टे पिरामिड हो जाएंगे। मतलब सबसे पहले इसमें मुखड़ा, मुखड़ा क्या होता है? विश्व विजयी विराट तिरंगा। भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता था 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में, उसको मैंने लगाया। तो क्या है इसमें मुखड़ा, क्या हो गया? विश्व विजयी विराट तिरंगा। अब बॉडी क्या हो गई? जो पूरी बात जो लिखी हुई है यहां से लेकर के यहां तक छोटी छोटी, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? बॉडी के ऊपर क्या क्या बात लिखी गई है। और निष्कर्ष समापन कि भारत ने कब जीता और उसमें क्या कंक्लूजन निकला, आखिर कैसी कैसी मेहनत की, विराट कोहली ने कितने रन बनाए, कैसे रन बनाए, जो निष्कर्ष के रूप में लिखा जाएगा उसको क्या कहेंगे? निष्कर्ष समापन कहते हैं। तो भैया ये सब बातें आपको याद रखनी है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? 2024 में पूछा गया है। उल्टा पिरामिड शैली से हमारा तात्पर्य समाचार लेखन से है। किससे है? समाचार लेखन से। समाचार को पढ़ते समय अपने आपने महसूस किया होगा कि समाचार के आरंभ में क्या होता है? उसी विषय की पूरी जानकारी होती है। भारत ने 24 साल बाद जीता वर्ल्ड कप, तो पूरी जानकारी हो गई। फिर घटते क्रम में धीरे धीरे उन खबरों को आगे बढ़ाते हुए अंत किया जाता है कि विराट कोहली ने इतने रन बनाए, रोहित शर्मा ने इतने रन बनाए और बहुत अच्छा खेले। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? उल्टा पिरामिड शैली। यानी कि सबसे पहले इंट्रो, फिर बॉडी, फिर समापन होता है। इसलिए हम क्या कहेंगे? उल्टा पिरामिड शैली। आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, सृजनात्मक लेख। तो क्या है भैया सृजनात्मक लेख? रेडियो नाटक में नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? दृश्य, संवाद, पात्र, ध्वनि। क्या नहीं होगा रेडियो नाटक में? भाई दृश्य कहां से आ जाएंगे? दृश्य तो टीवी में होते हैं। रेडियो में भी कहीं आपने देखा है कुछ? क्या? बिल्कुल नहीं सर, रेडियो नाटक में कभी दृश्य नहीं होते। रेडियो मूलतः माध्यम है। क्या है? अभी बताया मैंने आपको, एक रेखीय है, द्विरेखीय है, एयर भी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। रेडियो में केवल आपको आवाज मिल ही तो रही है, आपकी आवाज कहां जा रही है? जहां एक तरफ से केवल सूचना का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक रेखीय माध्यम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? कहानी का पहला तत्व होता है। क्या होता है? कथानक, पात्र, संवाद या भाषा शैली। तो कहानी का पहला तत्व कौन सा होता है? कथानक, यानी कहानी का पूरा इंट्रो जो बताया जाएगा उसे क्या कहेंगे? कथानक कहते हैं। अगला, रेडियो नाटक में नहीं होता। क्या नहीं होता? सीधी सी बात है सर, दृश्य नहीं होता। कहां छपते हैं कुछ? नाटकों में पात्रों की संख्या कैसी होनी चाहिए? तो मेरा तो ये मानना है कि नाटक में पात्रों की जो संख्या होती है वो कैसी होती है? बहुत सीमित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए सर? सीमित। सीमित का अर्थ है न ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। लेकिन जो बोर्ड है वो कौन सा मानता है? वो कहता है कि नाटक में पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। तो भैया जो बोर्ड मान रहा है उसी प्रश्न को हम भी मानेंगे। नाटक में पात्रों की संख्या कैसी होनी चाहिए? कम। कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है? नहीं, कहानी का भाई नाटक में बदलना संभव है। तो ये कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्या है? आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड के लिए फेवरेट प्रश्न है। 2022, 2024 लगातार 2 बार पूछा गया है। तो क्या होनी चाहिए? 15 से 30 मिनट तक। रेडियो नाटक में पात्रों की पहचान किसके द्वारा होती है? सीधी बात है, ध्वनि या संवादों के द्वारा। भाई जब आपस में पात्र बातचीत करेंगे, एक दूसरे से अपनी कथा कहेंगे, कहानी कहेंगे, तो क्या है? वो संवाद ही तो है, ध्वनि संवाद। तो वही होनी चाहिए। तीसरा, नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक का शरीर किसे माना गया है? तो क्या है? अभिनय, संवाद, एक्टिंग को। तो क्या आंसर हो जाएगा? वाचिक अन्वय, यानी कि संवाद। जो बोल रहा है, भाई नाटक है, अगर पात्र कुछ बोले ही ना, पात्र कुछ कहे ही ना, तो काय का नाटक? एक दूसरे से संवाद करना तो आवश्यक है, बातचीत करना आवश्यक है ना। उसे क्या कहा जाता है? संवाद कहा जाता है। कविता कैसे बनती है? तो कविता कैसे? शब्दों के खेल, परिवेश के अनुसार शब्द चयन, लय, तुक, वाक्य संरचना, यति, गति, बिंब संचितता के साथ साथ विभिन्न अर्थ आज से कविता बनती है। मैं कहूं कविता लिखो तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले शब्द लेकर आएंगे, फिर उन शब्दों को तुक मिलाएंगे। तुक मतलब अंत में सुनने में एक जैसी लगे, कि जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुसु दशरथ अजिर बिहारी। जो हारी और बिहारी है वो क्या है? तुक। तो तुक लगनी चाहिए। फिर क्या? वाक्य संरचना, मतलब एक वाक्य भी पूरा होना चाहिए। तो ये सभी चीजें ही तो कविता का निर्माण करती हैं। तो ऐसे कविता बनती है। कविता के कोई 4 घटक लिखिए। तो कौन कौन से हैं? भाषा का सम्यक ज्ञान। अब भाई कविता लिख रहे हैं, आपको भाषा ही नहीं पता, कैसे लिखना है पता ही नहीं, तो ये तो आवश्यक है ना। तो पहले भाषा का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, भाषा के साथ साथ शब्द और शब्दों का विन्यास आकर्षक शैली में होना चाहिए। कौन कौन से शब्द लिखने हैं, कैसे फिट करने हैं, कैसे उसको गीत के रूप में गाया जा सकता है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो ऐसे कविता लिखी जा सकती है। फिर कविता लिखने के लिए छंदमुक्त और छंदयुक्त दोनों प्रकार की होती है। मतलब कुछ ऐसी होती हैं जो कैसी होती है? मुक्तक छंद में भी होती हैं और कुछ छंद में होती हैं। मतलब किसी में छंद का प्रयोग किया जाता है, किसी में छंद का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना कवि का गुण होता है, कि ज्यादा शब्द भी ना लें कि लोग बोर हो जाएं।
तो कैसा, कम से कम शब्दों में कवि पूरी बात कहता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशाली बनाया जाता है। प्रश्न, तो फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किसके सहायता से, निम्नलिखित बात है। पहला, प्रकाश, भाई लाइटिंग होना चाहिए, अगर कहीं नाटक हो रहा है लाइटिंग नहीं है तो कैसे दिखेगा, भाई प्रकाश। दूसरा, मंच सज्जा, मंच सजा हुआ होना चाहिए नाटक और फिल्म में। फिल्मों में अगर अच्छा मंच नहीं होगा, अच्छी पूरे व्यू नहीं होगा तो कौन देखेगा। बाहुबली पिक्चर देखी है, कैसे कैसे झरने हैं, कैसे पहाड़ हैं, ये सब क्या है, ये सज्जा ही तो है। फिर दृश्य योजना, वही दृश्य कि बाहुबली पहाड़ से कूद रहे हैं, फिर नदी में गिर रहे हैं, तो पूरा क्या है, दृश्य योजना। फिर संवाद, जो आपस में एक दूसरे से बात करना, एक पात्र का दूसरे पात्र से, उसे क्या कहा जाता है, संवाद। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिंग। एक्टिंग यानी अमिताभ बच्चन की एक्टिंग देखते हैं आप, जब किसी पिता का रोल करेंगे तो पिता जैसे लगते हैं, हीरो का रोल करेंगे हीरो जैसे, और जब भी कभी पिक्चर में फिल्म में कहीं विलन का रोल किया है तो विलन जैसे, क्या है, एक्टिंग ही तो है। फिर वेशभूषा, यानी कि जैसा देश वैसा परिवेश, यानी कि जिस तरीके से आप एक्टिंग कर रहे हैं, जो आप फिल्म में बने हुए हैं, तो उसी तरीके की आपको वेशभूषा यानी कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, वेशभूषा कहते हैं। ध्वनि और प्रकाश का नाटक में क्या महत्व है। ध्वनि और प्रकाश चरित्र चित्रण करने तथा संवेदनात्मकता प्रभाव उत्पन्न करने में कारगर हैं। ये देख लीजिए, ध्वनि मतलब अब बात किसी व्यक्ति कर रहे हैं तो उसमें प्रकाश की तो आवश्यकता है, एग्जैक्ट उस पर लाइटिंग पड़ेगी तो वो दिखाई देगा और अपने जो अंदर की संवेदनशील भावना है वो दूसरे के सामने प्रस्तुत करेगा, तो उसे क्या कहते हैं, ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से किया जाता है। नाटक लेखन में संवाद का क्या महत्व है। संवाद नाटक का सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। भाई बातचीत नहीं होगी नाटक में तो कैसा नाटक, एक पात्र दूसरे पात्र से अपनी बात तो कहेगा, तो वही संवाद है। एक अच्छे नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांस और अंत में उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य हैं। अगर मान के चलो कोई ऐसा पार्ट है तो उसमें तनाव भी आ सकता है, रो भी देगा हीरो। फिर दूसरा उत्सुकता, कोई अच्छी बात भी कहेगा तो उत्सुक हो जाएगा। फिर रहस्य, कोई बात ऐसी होगी जो गूढ़ होगी, छिपी होगी, वो रहस्य के अंतर्गत रोमांच भी होगा, हर चीज आपको मिलेगी। लेकिन एक एक्टर ही तो करेगा, वो किसके माध्यम से, संवाद के माध्यम से, तो उसे संवाद कहते हैं। इसके लिए विरोधी विचारधाराओं का संवाद होना आवश्यक है, मतलब अलग अलग विचारधाराएं होनी चाहिए। ठीक, आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, कहानी में भाषा शैली का क्या महत्व है। तो कहानी में भाषा शैली का मुख्य स्थान है। भाषा जितनी सरल, प्रांजल, बोधगम्य एवं पात्र अनुकूल होती है, कहानी उतनी प्रभावशाली मानी जाती है। सीधी सी बात है, कहानी जब ही अच्छी होगी जब पात्र एक अच्छी भाषा के साथ अपना संवाद करेगा। मैं अगर आज आपसे संवाद कर रहा हूं तो एक अच्छी भाषा लेकर के, कल को कोई मैं ऐसी भाषा लेकर के संवाद कर दूं आपके समझ में ना आए, आपको सुनने में बुरी लगे, कर्कश लगे, मीठी ना लगे, तो आप मेरा वीडियो ही नहीं देखें। हर चीज में, केवल कहानी में नहीं, हर चीज में एक भाषा का अच्छा होना आवश्यक है। आ जाते हैं अगले पर, नाटक, कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं होती हैं। तो पहले समानताएं देख लेते हैं। कहानी और नाटक दोनों में केंद्र में कथानक होगा, पूरी विषय वस्तु होना आवश्यक, चाहे कहानी हो चाहे नाटक के क्या होने वाला है वही कथानक है, कि नाटक में क्या होने वाला है, नाटक और कहानी में कथानक के अंतर्गत आएगा। दूसरा, पात्र, कहानी में भी होते हैं और नाटक में भी होते हैं, पात्र तो होने ही होने हैं। तीसरा, परिवेश, मतलब वेशभूषा, मतलब पूरा वातावरण, वो किसके अंतर्गत आएगा, परिवेश के अंतर्गत। और कथानक का क्रमिक विकास, मतलब जो घटनाएं हैं वो क्रम से घटनी चाहिए, एक एक करके। ऐसा नहीं है कि पहले किसी की मृत्यु हो जाए फिर किसी का जन्म हो, एक ही व्यक्ति का जो क्रम है घटनाओं का वो घटना आवश्यक है। ठीक, आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, रेडियो नाटक की विशेषताएं बताइए। रेडियो नाटक की विशेषताएं क्या है। नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका है। भाई अगर नाटक की शुरुआत मानी जाती है तो रेडियो नाटक से, मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी शुरुआत मानी है, जैसे नाटक तो बहुत पहले के हैं, लेकिन जब वो रेडियो पर चलने लगे, नाटक बोल करके संवाद के माध्यम से, तो लोगों तक क्या हुए, फेमस हुए, प्रचलित हुए, लोगों ने सुनना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो एक भूमिका तो इसकी अहम है। दूसरा, सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो का एक दृश्य माध्यम नहीं, श्रव्य माध्यम होता है। मतलब ये तो सबको पता है भैया कि रेडियो देखा नहीं जाता, रेडियो में आपको कुछ दिखता ही नहीं है, तो श्रव्य माध्यम होगा, तो श्रव्य में संवाद बहुत आवश्यक हो जाते हैं, कि जितने बेहतर संवाद होंगे, जितने अच्छे हीरो के डायलॉग होंगे, उतना आप उसको रुचकर यानी अच्छे तरीके से सुनेंगे। फिर तीसरा क्या है, फिल्मों की तरफ रेडियो भी एक्शन की गुंजाइश नहीं होती।
तो भाई ऐसा तो नहीं है कि फिल्मों में जो सब चीजें देख रहे हैं आप, एक्शन भी देख, रोमांस भी देख, ड्रामा भी देख रहे हैं, रेडियो में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब चीजें नहीं होती हैं। रेडियो की प्रस्तुति किसके, संवाद और ध्वनि के प्रभावों के माध्यम से होती है। मैंने अभी आपको बताया, बहुत ज्यादा आवश्यक है संवादों की। मोस्ट इंपोर्टेंट, जितना अच्छा बोला जाएगा उतना अच्छा लोग सुनेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, रेडियो नाटक में संवाद का महत्व बताइए। रेडियो नाटक में संवाद का बहुत महत्व होता है। रेडियो पूरी तरह से क्या है, श्रव्य माध्यम है, इसलिए रेडियो लेखन में थोड़ा कठिन है। नाटककार को सब कुछ संवाद और ध्वनि के प्रभावों के माध्यम से संप्रेषित करना आवश्यक है। पात्रों का चरित्र, वातावरण, उद्देश्य, संवाद, यानी अभी एक बेसिक सी चीज समझिए कि रेडियो है, संवाद तो होना चाहिए, कौन सा पात्र किससे क्या कह रहा है, अब उसका चरित्र भी संवाद डिसाइड करेगा। जो बातचीत करेगा वही उसका कैरेक्टर डिसाइड करेगा। उसे अपना रोमांस, उसे अपनी एनर्जी, जो कुछ है उसका, उसे अपना वीर, उसे अपनी क्रोध, सब संवाद के माध्यम से ही तो बतानी है ना। आज मैं उसके साथ ये कर दूंगा, आज मैं उसके साथ वो कर दूंगा, ये क्रोध है, बहुत प्रेम से बात कर रहा है, तो हर चीज क्या है, एक डायलॉग के माध्यम से ही तो समझाई जा रही है ना। तो रेडियो नाटक में भाई संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, नए और अप्रत्याशित विषयों में लेखन से छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, 2023 में पूछा गया है। तो नए और अप्रत्याशित विषयों में लेखन में छात्रों में निम्नलिखित गुण होते कौन से, इस लेखन में छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का गुण मिलता है, मतलब कौन सी चीज सही है उसको रिप्रेजेंट करना। दूसरा, छात्रों के विचार में तर्कशीलता आती है। तीसरा, छात्रों के लेखन में बुद्धि कौशल का विकास होता है। अब नए और अप्रत्याशित विषय क्या हैं, जैसे आप जानते हैं कि खेल वेल में तो सब कुछ लिखते हैं। जैसे कोई छात्र मेरे पास आ गया, मैंने उससे ये कह दिया चलो सामने घड़ी टंगी है, घड़ी के बारे में निबंध लिख के बताओ। अब उसको नहीं पता घड़ी के बारे में क्या निबंध होता है, तो उसके लिए नया है, अप्रत्याशित है, उसने सोचा ही नहीं होगा कि घड़ी पर भी निबंध लिखा जा सकता है। मैं उससे कहूंगा ये रहा मार्कर, चलो मार्कर पर निबंध लिखो। ये क्या होंगे, नए और अप्रत्याशित विषय। तो ऐसे में लिखेंगे तो उसमें मौलिकता का वर्ण होगा, तर्कशीलता आएगी, तर्क आएगा उसके अंदर। तीसरा, बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि कौशल बढ़ेगा। तो भैया ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं फाइनली अभिव्यक्ति और माध्यम। तो अब मैं आपसे ये कहूंगा बड़े आराम से और बड़े विश्वास के साथ के पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि पूरे किताब का निचोड़ है। हर चीज एक एक करके बेहतरीन तरीके से आपको समझाई गई है। एक बार घर जाकर इसका रिवीजन और कर लीजिए, बस आपकी नैया अभिव्यक्ति और माध्यम में पार लग जाएगी। और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे लिए एक छोटा सा कमेंट भी कर दें कि सर आपने कैसा पढ़ाया है। ठीक, ज्यादा बातचीत ना करते हुए, आपके समय की महत्वता को समझते हुए, हमारी ट्रेन बुलेट की रफ्तार से भागी, क्योंकि मुझे पता है आपके लिए एक एक क्षण कीमती है, तो हमारी ट्रेन बुलेट की रफ्तार से तो भागी है, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि हमें पता है कि आपको चीजें कितनी जल्दी देनी है। ज्यादा बातचीत ना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें अरविहान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।